Hello, afternoon students. Welcome to SciCrack India. Through this channel, we are preparing for psychology competitive exams. All kind of psychology competitive exams are giving here at one platform. Now we are already told हम लोगों ने टेकिंग इनिशिएटिव्स ऑन पेपर वन. तो पेपर वन का इनिशिएटिव्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है. तो पेपर वन के बारे में मैं बहुत सिंपल वे में बताते चले जाऊंगा. पेपर वन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्यों हम लोग पेपर वन का तैयारी अच्छी से करना चाहिए. तो पहला जो ऑलरेडी मैंने छोटा मोटा वीडियो तो इसके रिगार्डिंग तो मैंने बनाया है, लेकिन अब हम ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे. तो हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे. चलिए हम लोग चलते हैं कि एक पेपर वन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर वन ये है कि पेपर वन को स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है. तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर वन होता ही है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, टीचिंग रिसर्च स्किल. तो सबसे पहले हम लोग यूजीसी नेट वन पेपर वन का थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़ा पढ़ लेते हैं. देखिए क्या है, तो इसमें यह है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड research capabilities of the candidates. The test aims to assessing teaching and research aptitude as well as candidate are expected to possess and exhibit cognitive abilities, which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have general awareness and about teaching and learning process. So in higher education system, further they should be aware of interactions between people, environment, natural resources and their impact on the quality of life. तो देखिए, देखने से आपको समझ में आ रहा है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए. टीचिंग एंड रिसर्च क्वालिटीज हमको होना चाहिए, एंड आल्सो ऐसा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होना चाहिए कि जो एज ए टीचर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो हमारा कैसे कैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होना चाहिए. और साथ ही साथ विच इंक्लूड कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, हमको कॉम्प्रिहेंशन करना आना चाहिए, एनालिसिस करने का आना चाहिए, इवैल्यूएशन एबिलिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स क्या होती है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिलोगिज्म वगैरह, रीजनिंग वगैरह स्किल्स करना होता है. हम लोग टीचिंग का काम करते तो वहाँ पे रीजनिंग का होता ही काम. तो इसी वजह से उन्होंने पहला उसका क्वालिटीज़ बता रहे. यदि हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को समझ लेंगे, पेपर वन का जो तैयारी होता है वो ईजी होता है. पहले तो हम लोग समझ नहीं पाते हम लोग क्यों इस पेपर को लिख रहे हैं. तो अब देखिए, द कैंडिडेट्स आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट टीचिंग. तो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग का मेन मकसद क्या होती है, ये तो हम पहले पेपर की तैयारी करने से पहले ही समझना चाहिए कि पेपर वन का इंपॉर्टेंस क्या है. तब आपका आसानी, आपका जो प्रिपरेशन होगा वो ईजी से चले जाएगा. तो चलते हैं हम लोग आगे चल के. देखिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं. फर्दर दे शुड बी अवेयर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी. देखिए, एक तो एनवायरनमेंटल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसका मेन मकसद क्या है. द टीचर मस्ट अवेयर हिज सराउंडिंग्स, इसकी सराउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए. तो ऐसा इसका मेन इंट्रोडक्शंस है. तो आपने देख सकते, इसको अगर ठीक से समझ में आ जाएगा तो आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा, और साथ ही साथ हमारा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्या क्वालिटीज़ होता है उसको भी समझ में आ जाएगा. चलिए हम लोग चलते हैं. डिटेल्ड सिलेबस हम पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम डिटेल पेपर एक एक करके हम लोग उसको क्लासेस पढ़ाएंगे. लेकिन पहले तो सिलेबस तो अच्छी तरह समझ लेंगे और उसको हम लोग एक बेसिक आइडिया लगाएंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. सबसे पहले तो टीचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए. देखिए, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पता होना चाहिए टीचिंग मतलब क्या होता है, कौन होता है टीचर, कौन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर. आप बनना चाहते हैं, क्या टीचिंग एबिलिटी सबको है, क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, कैसे कैसे होना चाहिए. तो उसका एप्टीट्यूड नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते. मेरा कहीं बहुत लोग ऐसे फ्रेंड है, लोग टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है. अगर इसके लिए नहीं होता है, उनको पढ़ाना ही नहीं आता होगा या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनके पढ़ाने में, तो वो चीज़ होती है. सबसे पहले बात तो उसका ऑब्जेक्टिव्स भी है. हम टीचिंग कैसे कराते हैं, लोगों को समझाने के लिए कराते हैं. स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं, उससे कुछ उन्होंने सीखना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है. और लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या होती है, एक मेमोरी लेवल होती है. कुछ चीज़ें हम लोग रट्टा मारना पड़ता है स्टूडेंट्स को करने के लिए, लेकिन ये
सिंपल यही हमारा पर्पस नहीं है बच्चों को रट्टा मरवाना है, मतलब जस्ट बाय हर्ट कराना है. सो दिस इज नॉट आवर एम. इट इज़ वेरी बेसिक एंड आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड आल्सो रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट अपने आप नॉलेज को ऐसा समझ ले, वो खुद ने अपने आप को रिफ्लेक्ट कर ले, वो क्या सीख रहा है खुद वो प्रायोगिक रूप से देख ले. रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है खुद अपने आप क्या सीख रहा है उसको सीखना पड़ेगा. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स कैसे होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टीचर का और लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स. देखिए हम लोग जो भी खास करके जो ज़्यादा एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेंसिटिव होते हैं, वो एडोलेसेंस एंड अडल्ट लर्नर के होता है. जैसे कि खास करके 15 साल से लेके 25 साल में जो ज़्यादा अडल्ट लर्नर्स होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा सेंसिटिवली लेना होता है. उन कैरेक्टरिस्टिक को भी समझना पड़ता है कैसे लर्नर्स होते हैं. एडोलेसेंस का लर्नर कैसे होती है, टीनेज का लर्नर्स कैसे होती है, उनका मनोस्थिति क्या होती है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स. 40 का जो बंदा होता है वो 20 से बहुत अंतर होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो थिंकिंग पैटर्न्स होता है वो अलग होता है, तो मेच्योरिटी कम होते हैं. व्हाट आई मीन टू से. तो अब देखिए उसको भी आप समझना है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का. अडल्ट लर्नर है, अडल्ट है, चिल्ड्रंस है, मतलब कौन सा आपका लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को देखना है उनका. एकेडमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आर्ट्स पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटी पढ़ रहे हैं, या कौन सा बैकग्राउंड से है उसका सब्जेक्ट. और सोशल क्या है, सोशल में यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा. कोई लर्नर का थोड़ा रूरल बैकग्राउंड्स के होंगे, किसी ने अर्बन बैकग्राउंड्स के होंगे, और क्या बोलते हैं इमोशनल बैकग्राउंड भी आपको समझना पड़ेगा. किसी की उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, बच्चा इमोशनली स्टेबल है या अनस्टेबल है, और पेंच है, या कोई किस बैकग्राउंड में है. और कॉग्निटिव का मतलब सोचने का तरीका क्या है, बच्चों का सोच क्या है एजुकेशन की तरफ लेके, स्टूडेंट्स का सोच क्या है, एडोलेसेंस का सोच क्या है. तो उस चीज़ को हमने समझना पड़ेगा. पॉजिटिव सोच है, कैसा एनवायरनमेंट में उन्होंने पैदा हुआ है, उस चीज़ को समझना पड़ता है. एज ए टीचर हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट को नॉलेज को उनको दे दें, तो उनका बैकग्राउंड भी समझ के उसके हिसाब से हम लोग टीचिंग करने का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना है. और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है. ऑब्वियसली हम लोग जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी शुरू होती है, टीचिंग साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है. हर एक स्टूडेंट, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हर एक स्टूडेंट एक ही नहीं होता है, उसका अलग अलग तरीका तौर तरीका होता है. उस चीज़ को हम लोग समझना पड़ता है. और उसके अलावा हम लोग देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर. तो कौन सा जो टीचिंग अगर सही करे, कौन सा फैक्टर होना चाहिए टीचर को, कैसा उनका ड्रेस होना चाहिए, किसका उनका बर्ताव कैसे होना चाहिए, हाउ टू बिहेव विद द स्टूडेंट्स, what are the characteristic of the teacher or assistant professor or lecturer. So what are the basic factors उसके बीच में फैक्टर रोल करते हैं, रोल उसका क्या होता है. और उसके अलावा आप लोग क्या समझना है, लर्नर को भी समझना. मैंने पहले ही बता दिया लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स. लर्नर है एक थोड़ा, अगर मान लीजिए किसी का इंग्लिश ठीक नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, किसी का इंग्लिश नॉलेज इतना ठीक नहीं है, तो आप लोग उनको उनकी मदर टंग में समझा के पढ़ाना होता है. और सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए आपको, जो लाइब्रेरी हो. सपोर्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, आपको जो खुद अपने बुक्स वगैरह रेफरेंस किया है, लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी होता है जिस जगह में आप काम कर रहे हो, वो सारे चीज़ें. और इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ आपको होना चाहिए. इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ को आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना. तो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, जैसे कोई प्रोजेक्टर हो, चाहे वो पीपीटी का जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ को आप समझना होता है. लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, कौन सा लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ा रहे हैं या कोई कॉलेज में आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक नहीं है पढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस है, या बिल्कुल एकदम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, एकदम ऐसा वातावरण बहुत एकदम ठीक ठाक है. तो उस तरह से आप लोग सोचना पड़ेगा, वो बहुत ही मैटर करता है. तो और इंस्टीट्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हो, जो स्टूडेंट्स को अच्छी एनवायरनमेंट पैदा करता हो, जो स्टडी एनवायरनमेंट है, मोटिवेटेड एनवायरनमेंट है, तो वो चीज़ को. और मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इंस्ट्रक्शंस ऑफ हायर लर्निंग. देखिए टीचर्स लर्नर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होता है. पहले क्या होते थे, तो ट्रेडिशनल में टीचिंग जो पढ़ाते थे उसको क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. अभी भी टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आज की डेट में हम क्या सोच रहे हैं,
स्टूडेंट में ऑलरेडी पहले हमने बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, सारे बच्चों को हम एक ही तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लर्नर एक कम लर्नर होते हैं, लर्निंग एबिलिटी थोड़ा सीधा, बहुत लोग बच्चे फास्ट होते हैं लर्निंग में, और कुछ बच्चे ऐसा होता है जो लर्निंग करने में थोड़ा समय लगाते हैं, जो मीडियम टर्म का होता है। यानी कि 3 कैटेगरी हम कर सकते हैं, ये स्लो लर्नर्स होते हैं, एक मीडियम लेवल का लर्नर होता है, एक फास्ट लर्नर होता है। तो हम लोग स्लो लर्नर को भी थोड़ा समय लगा के टीचिंग करना होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बातें समझना पड़ता है स्लो लर्नर का। कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल यहाँ पे नहीं है, हम लोग पहले सोचे एज ई टीचर हो के हम लोग को क्या रोल होता है, थोड़ा सोच के समझ लेंगे। ये जो यूनिट है, यूनिट 1 आपको आसान होते चले जाएगा। और टीचर सेंटर्ड, एक तो टीचर है, हम लोग क्या बता रहे हैं उस चीज़ को हम बताते हैं। कई बार हमारा जो मेथडोलॉजी टीचर, हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करना है, हर एक स्टूडेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, हमारा वे ऑफ टीचिंग में थोड़ा बदलाव लेना है, या ग्रुप बना सकते हैं, बदलाव करके उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा टीचिंग इनकलकुलेट करना होता है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लर्निंग सेंटर टीचिंग होती है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड होते हैं। और लर्नर सेंटर मेथड्स भी होती है। आजकल तो एक तो हमारा आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन भी ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग भी चल रहा है। आप लोगों को पता, कोरोना के टाइम में जो हम लोग ऑनलाइन टीचिंग भी ये किया था, डिस्टेंस मोड लर्निंग भी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे भी हो रहा है। जैसे इग्नो जैसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग होते हैं, बहुत ऐसे डिस्टेंस मोड पे भी हम लोग लर्निंग कर रहे हैं। तो उसको भी हम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए टीचर हम लोग ऑनलाइन को भी कई बार बच्चों को स्टूडेंट्स देना, जैसे वेबिनार वगैरह कंडक्ट करना पड़ता है, सेमिनार कंडक्ट करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कंडक्ट पड़ता है। हाइब्रिड मोड करके भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग सब सोचते हैं कि हाइब्रिड मोड होता है। हाइब्रिड का मोड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मोड में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का बोथ को जो हम लोग कस्टमाइज करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग ऐसे बता देंगे कि उसका ऑनलाइन वर्सेस मेथड दोनों को भी अपना ये होता है। जैसे कि आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ इनिशिएटिव्स लिया है, आप लोगों को पता है, वो भी चीज़ समझना होता है। जो ऑनलाइन के माध्यम से एक स्वयं प्रभा और मूक्स करके बोलते हैं, ठीक है, मैसिव ऑनलाइन लर्निंग सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग समझना पड़ता है उस चीज़ को। आजकल तो स्वयं प्रभा में ऑलमोस्ट एजुकेशनल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। 24 आवर्स चैनल ये है, चलते रहेगा आपका इग्नो से और अलग IIT से, NPTEL करके भी जो आपको मिल रहा है। तो आज की डेट में जो रेवोल्यूशनरी हो चुका है, रेवोल्यूशनाइज्ड वे हो चुका है जो ऑनलाइन एजुकेशन में होता है। आजकल आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो सुन सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर हमको अवेयरनेस होना चाहिए, हम लोगों को ये टीचिंग आना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, अपडेटेड टीचर माना जाता है। तो नहीं तो हम लोग का कोई टीचिंग का सिस्टमेटिक पता नहीं होता। इसीलिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये सारे चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए, हमने अभी सारे चीज़ें आप लोगों को बताया, जो आप लोग थोड़ा सा देखे और एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए। अब ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ लेंगे, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है कि सारे बच्चे एक ही नहीं होता, उसका अलग अलग सीखने का तरीका अलग होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर में कौन सा जो फैक्टर्स होते हैं, लर्न में ऐसा कौन सा फैक्टर्स हो जो लर्निंग अच्छा से सीख ले। सपोर्टेड मटेरियल्स क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस में अगर लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक से प्रोवाइड कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होना चाहिए, है ना। तो इंस्टीट्यूशंस में हायर लर्निंग कैसे मेथड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड मेथड है और लर्नर सेंटर्ड मेथड है। तो इस तरीके से मेथड्स को हम लोग देखना, और ऑफलाइन भी इंपॉर्टेंट है, आजकल ऑनलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम भी है स्वयं और स्वयं प्रभा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, आप पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कम स्कोर कर पाएंगे। 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, कई बार ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। आप याद रख लीजिएगा इस बात को कि कम से कम कई बार 10 क्वेश्चन तक भी इसमें क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर ले। तो हमने पेपर 1 को भी तैयारी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने पेपर 1 का तैयारी करूंगा, तो पेपर 1 को भी तैयारी हो चुका है। यदि आप लोग नया है हमारा चैनल के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हम लोग आगे पेपर 1 को भी तैयारी करते चले जाएं और अच्छी आपको आप लोगों को पेपर 1 का भी तैयारी यहाँ से शुरू हो जाए। तो यही मेरा आज का कहना था। हम लोग अगले जो क्लास में करेंगे रिसर्च मेथड्स कैसी होती है, किस तरीके से रिसर्च मेथड को पढ़ना है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ माई चैनल विथ अदर्स। थैंक यू।
so much.